नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारत पाकिस्तान की जो इस समय स्थिति चल रही है, सीमा पर जो माहौल बना हुआ है, उससे थोड़ी देर के लिए ध्यान हटाकर ज़रा पश्चिम बंगाल की ओर चलना चाहिए। तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल में ऐसा क्या हो गया है? जो कुछ हो रहा है वो तो काफ़ी समय से हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। पश्चिम बंगाल में नया ये हुआ है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने एक रिपोर्ट भेजी है केंद्र सरकार को, जिसमें एक बात उन्होंने पहली बार कही है। वैसे तो वो हर 15 दिन पर रिपोर्ट भेजते ही रहते हैं। उनसे पहले जो राज्यपाल थे जगदीप धनखड़, जो अभी उपराष्ट्रपति हैं, वो भी रिपोर्ट भेजते रहते थे, बयान भी देते रहते थे। लेकिन राज्यपाल बोस ने अभी हाल ही में दौरा किया है मुर्शिदाबाद और मालदा का। वहाँ लोगों से जो पीड़ित हैं उनसे उनकी कहानियाँ सुनी। उसके अलावा उन्होंने जांच पड़ताल की, प्रशासन से, पुलिस से जानकारी इकट्ठा की। उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाई है। उसमें 3 बातें कही हैं। केंद्र सरकार से कहा है कि 3 मुद्दों पर खास ध्यान देना चाहिए। एक, राज्य प्रशासन अपनी भूमिका निभाने में, उचित तरीके से निभाने में पूरी तरह से असफल रहा है। तो राज्यपाल महोदय का सुझाव है कि एक ऐसा नया कानून बनना चाहिए, उस कानून के आधार पर राज्य की कानून व्यवस्था को केंद्र सरकार के हवाले कर देना चाहिए। अभी देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने। किसी भी राज्य में जो पूर्ण राज्य है उसमें कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी, जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार कैसे ले सकती है? तो वो कहते हैं कानून बनाइए। लेकिन इस पर आता हूँ कि कानून बनाने की बात का उनकी क्यों कोई अर्थ नहीं है, क्यों ये बहुत प्रासंगिक बात नहीं है और संवैधानिक रूप से ठीक बात नहीं है। लेकिन उससे पहले उनके दूसरे मुद्दे पर, दूसरा मुद्दा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन होना चाहिए, जो घटना हुई है उसके सभी पहलुओं पर विचार करे और उसके बाद वो इस बात का सुझाव भी दे कि क्या एक्शन होना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी कि क्या ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। तीसरी बात उन्होंने कही कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर जो बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन है जितना, उसमें बीएसएफ या सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट बननी चाहिए। उस पोस्ट की स्थापना होनी चाहिए और उसका जो जुरिस्डिक्शन है उसमें उसको काम करना चाहिए। वैसे तो देश भर में जहाँ जहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिन राज्यों से लगती है, वहाँ 50 किलोमीटर से लेके 150 किलोमीटर तक का दायरा केंद्र सरकार ने तय किया है कि इसमें बीएसएफ का जुरिस्डिक्शन होगा। अब जब बीएसएफ की जुरिस्डिक्शन की बात होती है तो आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में भी, पंजाब में भी, ख़ासतौर से जहां गैर भाजपा सरकारें हैं, बड़ा हंगामा हुआ कि ये राज्य के अधिकार क्षेत्र में दखल है। कानून व्यवस्था राज्य का अधिकार है, केंद्र सरकार ये परोक्ष रूप से दखल देने की कोशिश कर रही है। केंद्र सरकार ने बहुत स्पष्ट किया कि बीएसएफ का जो जुरिस्डिक्शन बढ़ाया जा रहा है वो केवल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ड्रग माफिया को रोकने के लिए, हथियारों की तस्करी रोकने के लिए है। ये पुलिस का काम नहीं करेंगे। ये इस अपने जुरिस्डिक्शन के इलाके में अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को या हथियार के साथ और मादक द्रव्यों के साथ या इस तरह की कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि करते हुए पकड़े जाएंगे तो संबंधित एजेंसी को, पुलिस को या फिर जांच एजेंसी के हवाले कर देंगे। इनको गिरफ्तार करने का या इन पर मुकदमा चलाने का अधिकार बीएसएफ को नहीं होगा। तो ये किसी भी तरह से राज्य सरकार का जो अधिकार है कानून व्यवस्था का, उसमें उसका अतिक्रमण नहीं है। तो ये बात, इसलिए ये मुद्दा जो है ज़्यादा चल नहीं पाया। ख़ासतौर से बंगाल और पंजाब सरकार ने इस पर बड़ा हंगामा मचाया था। लेकिन ये मामला आगे ज़्यादा बढ़ नहीं पाया क्योंकि इसमें कोई दम नहीं था, कोई आधार नहीं था, कोई तार्किक आधार नहीं था। और देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम ज़रूरी होगा वो उठाना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों है। इसके अलावा राज्यपाल महोदय ने एक सुझाव दिया है कि मुर्शिदाबाद और मालदा में बीएसएफ या पैरामिलिट्री फोर्सेस का एक स्थायी कैंप
स्थापित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुर्शिदाबाद और मालदा के कई इलाकों में अब भी भय का वातावरण है। और आपने पिछले दिनों खबर पढ़ी हुई होगी कि मुर्शिदाबाद में जिन एक परिवार के पिता पुत्र की जिनकी हत्या की गई थी घर से निकालकर, उनके परिवार को अब भी धमकियां मिल रही हैं। इसके अलावा लोगों ने राज्यपाल से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई कि उन्हें किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, किस तरह से वह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये लोगों की भी मांग थी कि यहाँ बीएसएफ का कैंप जो है स्थायी रूप से बने। लेकिन बात ये नहीं है कि ये सब सुझाव दिए राज्यपाल ने। जो मैं बात शुरू में कह रहा था कि उन्होंने एक नई बात कही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति यदि और ख़राब होती है और उनका प्रशासन असफल रहा है इसे संभालने में, पुलिस कुछ कर नहीं पाई है, स्थिति और बिगड़ती है तो अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अनुच्छेद 356 वो अनुच्छेद है जिसके तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अब इस वाक्य से उनके लगता है कि अभी स्थिति उतनी नहीं बिगड़ी है, लेकिन उनके अगले वाक्य से लगता है कि उन्होंने संभावना का द्वार खुला रखा है। उनका स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। तो उन्होंने एक तरह से गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है कि परिस्थिति मैंने बता दी, उसका आकलन बता दिया, उसके लिए उपाय क्या होना चाहिए इसका भी सुझाव दे दिया, अब फैसला आपको करना है। सवाल ये है, क्या केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला करेगी? ये बड़े लंबे समय, खासतौर से 2021 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके बाद जिस तरह की हिंसा हुई थी, फिर आरजी कार मामले में जिस तरह की हिंसा हुई और जिस तरह लोग सड़कों पर उतरे, और फिर अब मुर्शिदाबाद की घटना, मालदा की घटना, लगातार जन भावना ये कहती है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। पश्चिम बंगाल की जो दो और विपक्षी पार्टियां हैं उनमें खासतौर से सीपीएम की मांग है कि राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा की तरह हम दुविधा में रहती है, वो न इधर है न उधर है। वो ममता बनर्जी के विरोध में खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती, लेकिन ममता बनर्जी का साथ भी नहीं देना चाहती है। उसे लगता है कि अभी जो 1-2% वोट बचा है वो भी चला जाएगा। तो इस रवैये से तो बचने वाला नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस और सीपीएम की बात करना इस समय बिल्कुल बेमानी है, क्योंकि दोनों पार्टियां हाशिए पे पहुंच गई हैं। जितना नीचे गिर गई है उससे ऊपर उठने की कोई उम्मीद नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में दो ही दलों का मतलब है, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी समस्याएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। उनके पूर्व अध्यक्ष और अभी लोकसभा के सदस्य दिलीप घोष, उनके बयान और उनका जो कार्यकलाप है उससे समझ में नहीं आता कि वो भाजपा में बने रहना चाहते हैं या भाजपा से बाहर जाना चाहते हैं। उनके बयान ऐसे परस्पर विरोधी हैं कि उससे आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो भाजपा के अंदर की बहुत सारी समस्याएं हैं। जो वर्तमान अध्यक्ष है वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो एक तरह से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कब तक ये चलेगा? प्रदेश में नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होना है, कब तक होगा? अब चूँकि ये पहलगाम की घटना हुई उसके बाद से जो है सब कुछ रुका हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव रुका हुआ है, तो प्रदेश अध्यक्षों का कई राज्यों में चुनाव रुका हुआ है। कोई फैसला होगा कि नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का क्या होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या होता है, उस सब के ज़्यादा मायने नहीं है। बात यह है कि पश्चिम बंगाल का क्या होगा। पश्चिम बंगाल के लोगों की जो समस्या है, क्या राष्ट्रपति शासन उसका हल है? ये फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ले सकता है, और सीधे सीधे कहें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ले सकते हैं। जिस दिन इन दो लोगों को लगेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाने से स्थिति पर काबू पाया जा सकता है, स्थिति को बदला जा सकता है, उस दिन राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अभी तक तो इसके कोई संकेत दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस समय देश में जो वातावरण है, क्योंकि एक बात और कही राज्यपाल महोदय ने, उन्होंने ये कहा कि ये जो हिंसा हुई ये पूर्व नियोजित थी। तो वो कौन लोग थे
जिन्होंने पहले से योजना बनाकर इस तरह की हिंसा की। दूसरा, पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों का मामला हमारा ख्याल है सबसे ज़्यादा है। असम और पश्चिम बंगाल 2 राज्य हैं जहां ये घुसपैठ का मुद्दा या घुसपैठ की समस्या सबसे ज़्यादा है। और इस घुसपैठ की वजह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है, बहुत तेज़ी से बदल रही है, और इन घुसपैठियों को जिस तरह से राज्य सरकार का संरक्षण मिल रहा है, वो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। तो इस समय जो देश में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर लोगों में चिंता है, लोगों की भावना जिस तरह की राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर है, उसे देखते हुए केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ऐसा कदम उठाए पश्चिम बंगाल में कम से कम, जिससे लोगों को लगे कि वो इस बदलती हुई डेमोग्राफी को रोकने की कोशिश कर रही है, या ये जो अवैध घुसपैठिए हैं इनके खिलाफ कोई सख्त और बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है या करने जा रही है। और ये काम आप मान कर चलिए कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार रहते हुए नहीं हो सकता। इसको स्वीकार कर चुके हैं खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा 2026 में चुनाव होगा, सरकार बदलेगी, फिर हम ठीक कर देंगे सब। क्या उस समय तक इंतज़ार करने की स्थिति में है सरकार? और इस बात की गारंटी क्या है कि 2026 में भाजपा की सरकार बन जाएगी? चुनाव की जो अनिश्चितता होती है उसको देखते हुए कोई ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी सरकार बनने ही जा रही है या ये सरकार सत्ता से हट ही रही है। मान लीजिए कि 2026 में तृणमूल कांग्रेस की फिर सरकार बन गई, तो तब कैसे होगा? इसका मतलब 5 साल फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मामला केवल राजनीतिक नहीं है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार बनी रहेगी या नहीं। सवाल देश की सुरक्षा का है। सवाल पश्चिम बंगाल में बदलती हुई डेमोग्राफी का है। सवाल देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने अवैध घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया हैं। और जिस तरह की स्थिति इस समय बांग्लादेश में है, उसको देखते हुए ये समस्या और बड़ी हो गई है। तो ऐसे में सरकार को कोई न कोई निर्णय लेना पड़ेगा। या तो भूल जाएं कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो पश्चिम बंगाल के लोग जाने, उनके भरोसे केंद्र सरकार उसमें कुछ नहीं करने जा रही है, या फिर आपको कोई डिसाइसिव एक्शन लेना पड़ेगा बिना ये सोचे कि इसका हमको राजनीतिक लाभ होगा या नुकसान होगा। राजनीतिक लाभ और हानि की दृष्टि से अगर आप फैसला लेंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा होना तय है। केवल और केवल एक बात को दृष्टि में रखकर फैसला होना चाहिए कि ये आंतरिक सुरक्षा के लिए ज़रूरी है या नहीं। क्या ये सरकार यानी ममता बनर्जी की सरकार का बने रहना आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है या नहीं, इसके बारे में केंद्र सरकार का असेसमेंट क्या है, आकलन क्या है, इसके आधार पर फैसला होगा। तो राज्यपाल ने एक तरह से अपनी रिपोर्ट दे दी है। उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया है और बहुत स्पष्ट नहीं किया, क्योंकि अगर वो कह देते कि राष्ट्रपति शासन लगाने की हम सिफारिश करते हैं तो केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो जाती उसको न मानना। अब केंद्र सरकार के हाथ में है। वैसे भी किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की संस्तुति की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इस तरह के मामले पहले भी हो चुके हैं, और सबसे बड़ा मामला और सबसे महत्वपूर्ण मामला जो हुआ था वो हुआ था तमिलनाडु में। करुणानिधि की सरकार को चंद्रशेखर जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर दिया था, क्योंकि आईबी की रिपोर्ट थी कि डीएमके के लोग लिट्टे के लोगों से मिले हुए हैं, एलटीटीई के लोगों से मिले हुए हैं, और ये देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसी आधार पर उन्होंने राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया था। तो अब फिर से अब ये मामला ऐसा ही इतना लंबा चल चुका है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ बोलना भी अब लगता है कि बेकार का प्रयास है, निरर्थक प्रयास है, इसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। सरकार क्या सोच रही है किसी को पता नहीं, सरकार क्या निर्णय लेगी किसी को पता नहीं। लेकिन जो सामने हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है कि स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं।
राज्य सरकार लोगों को सुरक्षा देने में असफल रही है। लोगों की जान और उनकी संपत्ति खतरे में है, असुरक्षित है, और जिन लोगों से खतरा है उन्हीं को एक तरह से सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। और इस बारे में तमाम तरह की टिप्पणियां हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक हो चुकी हैं। इसके बावजूद ऐसा लगता नहीं कि पश्चिम बंगाल में कोई बड़ा कदम केंद्र सरकार उठाने जा रही है। लेकिन अगर उठाने नहीं जा रही है तो मुझे लगता है कि राज्यपाल की इस तरह की रिपोर्ट भी नहीं आती। राज्यपाल की इस तरह की रिपोर्ट भेजे जाने और उसके लीक होने का, मीडिया में आने का मतलब है कि सरकार में केंद्रीय स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर कोई न कोई विचार विमर्श हो रहा है कि इस दिशा में भी सरकार सोच रही है। करेगी कि नहीं पता नहीं, लेकिन सरकार सोच रही है, ऐसा लग रहा है। तो देखिए होता है क्या। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।